ही जैसे अगर हम वेल्सले की बात करें, लॉर्ड वेल्सले, और वो उनके भाई थे आर्थर वेल्सली, जिन्होंने वाटरलू में नेपोलियन को हराया और अपने आप में ड्यूक बन गए थे और वो बहुत बड़ा नाम था। और एक बार एक किस्सा मेरे को याद आ रहा है उनसे, तो किसी ने उनसे पूछा कि what tactics you have used to defeat the Napoleon? तो उन्होंने कहा कि we have already trained on the grounds of Eton and Harrow. We have already defeated Napoleon on the grounds of Eton and Harrow. तो इस तरीके की बात उन्होंने की। तो सर जब वेल्सली का कैरियर आप यहाँ पे देखते हो और फिर उसको टिपू सुल्तान के साथ में उसका जो कन्फ्रंटेशन है, तो उसको आप कैसे देखते हो? कैसे उसने टिपू सुल्तान के पूरे किंगडम को, हैदर अली के किंगडम को ख़त्म किया और वहाँ पे फिर मैसूर पे राज स्टैब्लिश किया? टिपू एंड वेल्सली। तो वेलेस्ली का जो काल है 1798 से 1805, तो उसको तो वेलेस्ली का जो ये समय है जब वो गवर्नर जनरल रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है साम्राज्य के विस्तार में, दक्षिण भारत में और मध्य और पश्चिमी भारत में। तो दो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो उसके समय में हुए। एक तो मैसूर के साथ युद्ध और दूसरा मराठों के साथ युद्ध। और उसके चलते एक बड़े क्षेत्र पर उपमहाद्वीप के ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। आपने आर्थर वेलेस्ली की बात कही थी, तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में वेलेस्ली जो कि बड़ा भाई था रिचर्ड वेलेस्ली, उसका बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन अगर यूरोप के इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो आर्थर वेलेस्ली इज द रियली बिग फिगर। मतलब अगर ब्रिटिश इतिहास में कोई बहुत बड़ा आइकॉनिक मिलिट्री फिगर है तो वो आर्थर वेलेस्ली है। क्योंकि उसने जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वाटरलू में, जैसे आपने कहा, उसको वो लीड कर रहा था और उसमें नेपोलियन की पराजय हुई, फाइनल पराजय उसमें हुई, तो वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और मेरे ख्याल से रिचर्ड वेलेस्ली का काल गवर्नर के तौर पर 1805 में समाप्त हो गया था, लेकिन वापस जाकर ही लिव्ड फॉर अबाउट 37 इयर्स और बहुत उसने प्रयास किए कि उसका कोई बड़ा राजनीतिक उसको स्थान मिल जाए, लेकिन वहाँ की राजनीति में उसको स्थान नहीं मिला। और मेरे ख्याल से उसको कुछ ईर्ष्या भी रही होगी कि उसका जो यंगर ब्रदर है वो इतना बड़ा फिगर, मिलिट्री फिगर था। He also was given the sort of most important aristocratic title which was of Duke, क्योंकि आमतौर पे उसको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के तौर पे जाना जाता है। He became prime minister. He was an important member of the cabinet. तो जो पॉलिटिकल कैरियर और मिलिट्री कैरियर आर्थर वेलेस्ली का है, जबकि आर्थर वेलेस्ली ने अपने कैरियर की शुरुआत भारत में ही करी, एज ए सबऑर्डिनेट टू रिचर्ड वेलेस्ली। और अभी आप नेपोलियन की और वाटरलू की बात कर रहे थे। एक्चुअली आर्थर वेलेस्ली ने जो सबसे अपनी वो महत्वपूर्ण, तो he led the British forces in several important battles in Europe, particularly Napoleonic Wars में। लेकिन वो सबसे अपनी महत्वपूर्ण बैटल जो है, सबसे डिफिकल्ट बैटल बल्कि मिलिटरीली मानता है, वाटरलू नहीं है, वो बैटल ऑफ असाय है ड्यूरिंग द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। अच्छा। He considered that in his later life when he sort of reflected on his battles, said that was the most difficult battle that I fought, the Battle of Asai, 1803, which he fought against the Marathas, particularly the Sindhyas. So he became a very important figure, but
रिचर्ड वेलेस्ली आफ्टर गोइंग बैक 1805 के बाद उसका कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई इसकी राजनीतिक भूमिका नहीं है. ब्रीफली ही वाज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट बट अदरवाइज ही हैज नो इम्पोर्टेंट प्लेस. सो जितना उसका महत्व है वो भारतीय संदर्भ में ही है. और वहाँ यहाँ पर जैसा आपने भी आप कह रहे थे आपके प्रश्न के संदर्भ में कि टीपू सुल्तान के साथ जो उसका संघर्ष था, तो अगर उस संघर्ष का इतिहास देखा जाए तो लगभग 30 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का और मैसूर राज्य का संघर्ष लगभग 30 वर्षों तक दक्षिण भारत के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चला. और अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर सबसे कोई अनकॉम्प्रोमाइजिंग शत्रु था, अपोनेंट था, तो वो मैसूर में हैदर अली और हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान. 30 वर्षों तक ये चला. 4 महत्वपूर्ण युद्ध हुए ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच. और उसमें जो शुरुआती 15 वर्ष हैं उसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान सक्सेसफुल रहे. लेकिन फिर उसके बाद कॉर्नवालिस के समय में पहली बार टीपू की बड़ी पराजय हुई और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में. और टीपू को अपनी लगभग आधी जो टेरिटरीज हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी. उसके साथ साथ जो उसके बच्चे थे उसमें उनके छोटे उनके लड़के थे, टीनेजर्स थे, उनको होस्टेज के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देना पड़ा. और फिर जो अंतिम युद्ध है वो वेलेस्ली के समय हुआ 1798 1799. और उसमें सबसे बड़ी जो और ये बहुत बड़ी फौज ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके लिए, वेलेस्ली ने उसके लिए तैयार करी. जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी आर्मी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी आर्मी जो है वो प्राइवेट आर्मी थी. चार्टर ने उनको अनुमति दे रखी थी कि वो एक अपनी आर्मी खड़ी कर सके, लेकिन उसके अतिरिक्त रॉयल आर्मी अलग थी. तो रॉयल आर्मी के ट्रुप्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी के ट्रुप्स और हैदराबाद के जो ट्रुप्स हैं वो इस फोर्स में शामिल थे जो इन्वेजन ईस्ट इंडिया कंपनी का वेलेस्ली के लीडरशिप में हुआ. तो वेलेस्ली ने फिर ये फोर्स लेकर और फिर सेरंगापट्टम जो उनकी जो राजधानी थी उस पर हमला करा और उसमें टीपू सुल्तान वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग. वो उसका मैंने इसमें काफी डिटेल में उस पर्टिकुलर द लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ टीपू सुल्तान उसके ऊपर इसमें चर्चा थोड़ी सी करी है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन है. एंड द डिस्कवरी ऑफ टीपू सुल्तान बॉडी. ओके, क्या है सर वो, उसमें क्या है लास्ट फ्यू आवर्स में? तो टीपू सुल्तान का किला था, सेरंगापट्टम का जो किला था उसको एंटर कर लिया था ब्रिटिश फौज ने. और जब उसके ऊपर हमला करा और उसको एंटर कर लिया तो टीपू सुल्तान एक छोटी सी अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वो जो किले के जो दीवार है, जो रैम्पार्ट्स है, उस पर इनके खिलाफ लड़ता रहा और अंत तक ये संघर्ष चलता रहा. और फिर इस लड़ाई के दौरान ही कंपनी की जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने किले के ऊपर अपना कब्जा कर लिया. जब कब्जा कर लिया तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि टीपू सुल्तान भाग गया है या बच गया है या कहीं पे किले के अंदर छुपा हुआ है. तो वो उसको तलाश करने लगे और उस तलाश के दौरान किसी ने उनको बताया कि टीपू सुल्तान की जो का जो मृत शरीर है वो और सैनिकों की बॉडीज के नीचे दबा हुआ दरवाजे के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि ही वाज
fighting almost till the end in this with a few loyal soldiers. तो वो कोशिश कर रहा था कि जो एक पर्टिकुलर दरवाजा है उसको जो ब्रिटिश फोर्स है वो एंटर ना कर पाए. तो उसको वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. तो उसकी जो बॉडी है वो दरवाजे का जो वो कोर्टयार्ड होता है किले के अंदर, उसके अंदर उसकी बॉडी जो है वो पाई गई. और बाद में जब इंक्वायरी हुई तो उस इंक्वायरी में फिर जब मालूम करा उन्होंने, फिर वेरीफाई कराया कि क्या ये टीपू की ही बॉडी है कि नहीं है, उसका मृत शरीर है कि नहीं है. तो फिर जब वो आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उसके बाद ये इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये हुआ क्या था. तो एक प्राइवेट सोल्जर था, और क्योंकि इस आर्मी में एक प्राइवेट फौजी टुकड़ी भी थी. तो एक्चुअली ब्रिटिश मोबिलाइज्ड अ ह्यूज फोर्स, रॉयल ट्रूप्स, कंपनी ट्रूप्स, हैदराबाद एंड सम प्राइवेट कंटिंजेंट. ये कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे जो मर्सनरीज होते थे जिनको रिक्रूट करते थे, जिनका मेन पर्पस होता था लूटपाट करना. तो टीपू सुल्तान की बॉडी उसने देखी तो उसने जो है टीपू सुल्तान को जख्मी देखा तो उसने सोचा कि ये इसके पास वो ज्वेलरी गहने वगैरह पहने हुए है. तो उसने वो छीनने की कोशिश करी, जिसमें टीपू के साथ कुछ संघर्ष हुआ और उसने उसको मार दिया. तो उसके बारे में जो अभी रिसेंट हमारे को जानकारी मिली है कि वो व्यक्ति कौन था, किस प्राइवेट ये मर्सनरी फोर्स का था. तो वो एक जर्मन वो था सोल्जर, वो कम एज ए मर्सनरी. सो उसके बारे में भी थोड़ी सी इसमें चर्चा है. सो देन ही वाज फाउंड, ही वाज एंड द ब्रिटिश न्यू कि टीपू हैज बीन किल्ड. ऑफ कोर्स सेरंगापटम वाज कैप्चर्ड. सिर्फ कैप्चर्ड ही नहीं, सैनिकों को जो ब्रिटिश फौज का हिस्सा थे उनको फिर ये अनुमति दे दी गई ऑफिशियली कि अगले 1 दिन तक वो लूट सकते हैं पूरे सेरंगापटम शहर को, which created many fortunes of soldiers. बड़े फोकलोर में, पॉपुलर लेजेंड्स में बहुत स्टोरीज हैं सोल्जर्स की. जब वापस इंग्लैंड चले गए, कितने हीरे, कितने जवाहरात, कितने और सोना, कितना चांदी वो लेकर और वापस गए. एंड सडनली दे बिकेम वेरी रिच विद दोस फॉर्च्यून, दैट लूट एंड प्लंडर व्हिच दे कैरिड आउट for several hours, which they were given official permission. Jao, looto. The same kind of thing that happened in Delhi in 1857. कि उनको ऑफिशियल अनुमति दी गई थी. ये ऑफिशियल अनुमति का मतलब है कि कोई एक्शन नहीं होगा, कंप्लीट अनार्की. सो एक्चुअली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड लूट होती थी. ये ऑर्गेनाइज्ड लूट का मतलब ये होता था कि जितना आप लूट कर लाएंगे, जितना धन लूट कर लाएंगे, वो सब कॉमन पूल में रखा जाएगा. अच्छा. और फिर आपके रैंक के हिसाब से बटेगा. सो द लीडिंग कमांडर्स एक्चुअली गॉट ह्यूज शेयर्स आउट ऑफ दिस. ओके. एंड आर्थर वेलेस्ली एक्चुअली रिपोर्टेड लेटर ऑन, सेड आई हैड नेवर सीन दिस काइंड ऑफ लूट टेकिंग प्लेस अर्लियर. वो भी तो कई कैंपेन्स में रह चुका था, लेकिन उसने कहा कि मैंने इस तरह की लूट देखी ही नहीं है होती. आर्थर वेलेस्ली लेटर ईयर्स, व्हेन ही वाज राइटिंग अबाउट रिमेंबरिंग व्हाट हैपेंड इन सेरंगापटम. सो तो फिर मैसूर, सो द एंड ऑफ द मैसूर किंगडम मेंट दैट द ब्रिटिश बिकेम द सबसे बड़ी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था दक्षिण भारत पर. प्लासी के बाद बंगाल वगैरह, ईस्टर्न इंडिया, बंगाल, बिहार, पार्ट ऑफ उड़ीसा, और फिर इसके बाद दक्षिण भारत. और फिर जो वेलेस्ली अनलीश्ड अनदर वॉर व्हिच वाज अगेंस्ट द मराठास. तो अब इनको पराजित कर दिया, तो नेक्स्ट बिग फोर्स कौन है? इट इज द मराठास. सो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है 1802 से 1805, जिसके दौरान ये बैटल ऑफ असय का युद्ध जिसका मैंने जिक्र किया, तो वो हुआ. तो ये तो 1805 तक they had brought a large part of central India
क्योंकि मराठों की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंधिया, होलकर, भोसले, जिनकी राजधानी नागपुर था, इनकी जो काफी बड़ा क्षेत्र इनके अधीन था, तो वो उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी इनके टेरिटरीज को नहीं कंट्रोल करा, लेकिन इनको इस तरह की पोजीशन में कर दिया कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनी की टर्म्स जो है वेलेस्ली की, वो इनको सबको माननी पड़ गई। तो अपना कंट्रोल हो गया, क्योंकि एक और एंग्लो मराठा युद्ध है, वो 1818 का, इसमें इवेंचुअली दे वर एबल टू sort of finally establish control over a large part of Maratha territories. Okay. तो वेलेस्ली का और जो